हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है। तो आज हम लेंगे राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र रहे हैं, प्राचीन क्षेत्र विशेष से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गोडवाड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, योधे क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले किस किस प्राचीन उपनामों से जाने गए हैं, इसके बारे में अपन चर्चा डिटेल से करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों, आज आपको एक क्वेश्चन का पक्का इजाफा होना है। तो स्टार्ट करते हैं इस राजस्थान के मैप से। राजस्थान के मैप में आपको 33 जिले दर्शाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात यहीं से करेंगे। ऊपर ही ऊपर आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहते थे गंगानगर और हनुमानगढ़ को? दोस्तों, इस गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों को, यानी इन दोनों क्षेत्रों को, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को योधे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? योधे। क्या कहते थे? योधे क्षेत्र कहते थे। योधे, यानी योधे क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? जी, आप कहोगे गंगानगर और हनुमानगढ़। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता था प्राचीन काल में? योधे कहलाता था। क्या कहलाता था? योधे। जब आप जानते हो कि जब घग्गर नदी का यहां से जब प्रवेश होता है ऐसे, तो यहां से घग्गर नदी निकलती है और पाकिस्तान के फूट अब्बास तक जाती है। तो घग्गर नदी का जो ये पाटा है नजदीक के, घग्गर नदी का जो पाटा है क्षेत्र, वो नाली क्षेत्र कहलाता था। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र। जी, नाली क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या आते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र आते हैं। अगर आपको पूछ ले योधे क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसके बाद नाली क्षेत्र में अगर आपको जिले पूछे, तो भी आपको जवाब गंगानगर और हनुमानगढ़ देना है। ओके, जब आप अच्छे से जानते हो कि प्राचीन काल में इस गंगा हनुमानगढ़ को बटनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बटनेर। यानी प्राचीन नाम क्या है इसका? बटनेर है। क्या है? बटनेर है। इतनी बात रहेगी गंगानगर और हनुमानगढ़ से। तो गंगानगर हनुमानगढ़ से अगर देखा जाए, तो पहली बात आती है योधे क्षेत्र, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले सम्मिलित हैं। और दूसरी बात है नाली क्षेत्र, जो घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है, यानी घग्गर नदी यहां से, ये जैसे घग्गर नदी निकलते हैं ये वाला, और ये जो क्षेत्र कहलाएगा, यानी घग्गर नदी का जो पाटे वाला जो क्षेत्र कहलाता है, वो कहलाता नाली क्षेत्र। तो नाली क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या रहेंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़ रहेंगे। इसके बाद आता है जंगल प्रदेश। जी, जंगल प्रदेश किसको कहते हैं? जी, याद रखिएगा, इस बीकानेर को हम क्या नाम देंगे? जंगल प्रदेश कहेंगे। बीकानेर को क्या कहेंगे? जंगल प्रदेश। जी, बीकानेर को हम जंगल प्रदेश कहेंगे। जब ये जोधपुर रियासत, ये वाली, ये जो रियासत है जोधपुर, यानी अपने आप में मारवाड़, इस मारवाड़ रियासत से ही बीकानेर अलग हुआ था और किशनगढ़ अजमेर अलग हुआ था, और ये जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी जंगल प्रदेश किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे बीकानेर को। जबकि पूरा बीकानेर संभाग, जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, बिग चूहा, बिग गै चूहा, यानी ये 4 जिले, यानी ये जो 4 जिले 1, 2, 3 और 4, यानी संपूर्ण बीकानेर संभाग को मरुभूमि या थली कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिए कि बीकानेर जो संभाग है, बीकानेर संभाग, जी, बीकानेर संभाग को हम क्या कहेंगे? या तो कहेंगे मरुभूमि, मरुभूमि या थली। तो थली के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? पूरा बीकानेर संभाग है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बीकानेर संभाग में सम्मिलित जिले तो बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। तो बिग चूहा, तो यानी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो 4 जिले हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत, इस संपूर्ण बीकानेर संभाग को मरुभूमि या फिर थली कहा जाता है। जबकि बात अगर बीकानेर से आ जाए, तो बीकानेर को क्या कहेंगे? हम जंगल प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? जंगल प्रदेश कहेंगे। अब आ जाते हैं अपन जैसलमेर की ओर।
जी, जैसलमेर को अगर प्राचीन नाम से बात करें तो इसे मांड, वल्लभ और दुग्गल कहा जाता है। मांड यानी इसके उपनाम क्या क्या हैं जैसलमेर के? एक तो इसे मांड, वाल और दुग्गल। जी, ये 3 नाम है। यानी जैसलमेर को ही मांड क्षेत्र, वल क्षेत्र या फिर दुग्गल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसको? जैसलमेर को। ओके, किसको? जैसलमेर को। तो जैसलमेर को मांड, वल और दुग्गल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात आते हैं थोड़ा सा नीचे, अगर हम बाड़मेर की ओर बढ़े, इधर बाड़मेर। अब बाड़मेर को जैसे मूलतः इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मालानी क्षेत्र। जी, बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहा जाता था। यानी बाड़मेर को क्या नाम देते हैं? मालानी क्षेत्र। जबकि आप जानते हो कि बाड़मेर में ही सिवाना दुर्ग है। क्या है? सिवाना दुर्ग है। और सिवाना को ही क्या कहा जाता है? सिवानची कहा जाता है। यानी इस सिवाना को क्या कहेंगे? सिवानची। सिवाना को क्या कहा गया है? जी, सिवाना को ही सिवानची कहते थे। और सिवानची यानी सिवाना जो है, सिवाना बाड़मेर, सिवाना जो दुर्ग है वो बाड़मेर में है और इस क्षेत्र को सिवानची कहते थे। सिवानची किसको कहते थे? सिवाना को कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा, अगर हम इसी बाड़मेर में बात करें तो यहां पर सिवाना से लेकर यहां से और यहां पड़ता मुक्कलसर, यानी सिवाना से मुक्कलसर, यहां क्या पड़ेगा? जी, मुक्कलसर पड़ेगा। सिवाना से मुक्कलसर, सिवाना से मुक्कलसर की 56 पहाड़ियों का समूह है। कितनी पहाड़ियों का? 56 पहाड़ियों का समूह है। इसलिए सिवाना से मुक्कलसर तक की 56 पहाड़ियों के समूह को 56 की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ी। जी, तो बात आती है 56 की पहाड़ी। जी, तो 56 की पहाड़ी कहां से कहां तक? तो याद रखिए, सिवाना से मुक्कलसर, सिवाना से मुक्कलसर। और सिवाना से मुक्कलसर का ये जो क्षेत्र है ये बाड़मेर में है। तो 56 की पहाड़ियां कहां हैं? फिर बाड़मेर में है। ओके, कहां है? बाड़मेर में। अब बात करते हैं अपन थोड़ा जालोर की ओर। जैसे आप अच्छे से जानते हो कि जालोर को जो प्राचीन नाम था वो जबालीपुर था। जबालीपुर, और इसे ही कहा जाता है, जबालीपुर को बाद में जलालाबाद। जलालाबाद। तो जालोर में एक पड़ता है सांचोर, यहां पड़ता है जी सांचोर। अब बात अगर हम सांचोर की करें, किसकी? सांचोर। सांचोर जालोर में ही पड़ता है और सांचोर को नेहड़ क्षेत्र कहा जाता है। इस सांचोर को क्या कहा जाता है जी? नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ क्षेत्र यानी इस जालोर के अंदर ही क्या है? सांचोर है। और सांचोर को ही क्या कहते हैं? नेहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात आती है इस सिरोही की। अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही का प्राचीन नाम सिरोही नहीं था जी, सिरोही का प्राचीन नाम अर्बुद प्रदेश था, चंद्रावती था, या देवड़ावाटी कहा जाता है। देवड़ावाटी यहां पे बोली थी, तब इसको देवड़ावाटी क्षेत्र भी कहा जाता था। तो इसका क्या क्या नाम बताया आपको? एक तो अर्बुद क्षेत्र। क्या? अर्बुद क्षेत्र। एक नाम था इसका चंद्रावती, यानी प्राचीन काल में इसे चंद्रावती या अर्बुद क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। परंतु यहां पर इस सिरोही के अंदर देवड़ावाटी बोली जाने के कारण इसे देवड़ावाटी भी कहा जाता है। देवड़ावाटी, क्या कहेंगे अपन? देवड़ावाटी। ये बात कहां की है? सिरोही की। अब बात कर लेते हैं अपन किस पे? उदयपुर पे। जी, जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि उदयपुर जो महाभारत काल में ये सिवी जनपद हुआ करता था। यानी ये जो पूरा का पूरा उदयपुर है, उदयपुर के यानी मेवाड़ की बात करें अपन तो मेवाड़ के अंतर्गत एक तो ये उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ये राजसमंद, ये जो पूरा क्षेत्र था, यानी उदयपुर, यानी यहां से ले लें, ये उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये कहलाता था मेवाड़। क्या कहलाता था? मेवाड़। यानी मेवाड़
मेवाड़ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मेवाड़ में कितने जिले हो गए? मेवाड़ क्षेत्र। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 4 जिले सम्मिलित होंगे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ओके, तो ये मेवाड़ क्षेत्र। अब मेवाड़ क्या था कि जैसे राजवंश के काल में इसको मेवाड़ कहा गया, परंतु महाभारत काल में इसको सीवी जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसी मेवाड़ को महाभारत काल में क्या कहते थे? सीवी जनपद कहा जाता था। सीवी जनपद, जी, मेवाड़ क्षेत्र को ही महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी जी? इसकी जो राजधानी थी, राजधानी वो हुआ करती थी मध्यमिका। मध्यमिका किसकी? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जो क्षेत्र आता है, इसी मेवाड़ को महाभारत काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मध्यमिका। आज ये मध्यमिका, जिसको हम मध्यमिका कहते हैं, ये वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है। और नगरी पड़ती जी चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में, जिसको सीवी जनपद की जो राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी प्राचीन महाभारत काल में, आज वो क्या है? नगरी है। और नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये नगरी यहां चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ओके, बात समझ में आई? अब देखिएगा, इसी सीवी जनपद की बात करें तो महाभारत काल में अब मेवाड़ की बात करें कि मेवाड़ में प्राचीन नाम क्या क्या थे। फिर तो एक तो इसको अपन मेदपाट, एक प्रागवाट, मेदपाट और प्रागवाट क्षेत्र, यानी मेवाड़ के ही हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? एक तो इसे मेदपाट, एक प्रागवाट और एक इसको सीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवी। अब मेव जाति के लोग होने के कारण इसका मेद नाम पड़ा था। क्या पड़ा था? मेदपाट, और या फिर प्रागवाट या फिर सीवी। ओके, ये बात थी मेवाड़ की। अब बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखिए, ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये वारगढ़ या वागड़ या फिर वांगड़, बागड़ नहीं, बागड़ अलग है। इसको कहते थे, देखो इस क्षेत्र को, ये जो वाला जो क्षेत्र है, यानी अगर हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, किसकी? डूंगरपुर बांसवाड़ा की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला ये वाला जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जी, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या नाम कहलाता था? याद रखिएगा, इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वारगढ़ क्या नाम दिया गया? एक तो वारगढ़ या फिर वागड़, वारगढ़ या फिर वांगड़ या फिर वागड़, वागड़, ठीक है। पर इसे बागड़ नहीं, वागड़ की बात करें। वारगढ़, वागड़ या फिर वागड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता था? वारगढ़, वागड़ या वागड़ क्षेत्र। जबकि एक नाम और आता है बागड़ क्षेत्र। क्या? बागड़, जी। अगर हम बागड़ क्षेत्र की बात करें कि बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित है, जी, बागड़ क्षेत्र में एक तो पाली, एक नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, यानी एक तो ये पाली, फिर नागौर और फिर सिक्कर और ये झुंझुनू, यानी ये वाला जो क्षेत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं लाइन खींच के, ये क्षेत्र यानी झुंझुनू, सिक्कर, नागौर, पाली। तो वागड़ क्षेत्र में क्या क्या है? तो याद रखिएगा, एक पाली, नागौर, सिक्कर और झुंझुनू, ये जो 4 जिलों का जो क्षेत्र है, यानी ये वाला सीधा, ये कहलाता था वागड़ क्षेत्र, बागड़े क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू। ओके, याद रहेगा। अब देखिएगा, अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखो, एक तो वारगढ़ या फिर वागड़ या वागड़ क्षेत्र, तो ये बागड़ क्षेत्र है।
ये वागड़ है, ये बागड़ क्षेत्र है। ओके, बागड़ और वागड़ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं 56 के मैदान की। 56 का मैदान, देखो 56 के मैदान की अगर बात करें तो ये देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वाला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 गांवों का समूह, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच जो 56 गांवों का समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। तो यहां पर अगर बात करें 56 का मैदान, अब 56 के मैदान में कौन कौन से आएंगे? एक जी बांसवाड़ा और दूसरा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं अपन? 56 का मैदान कहते हैं। परंतु याद रखिएगा इस प्रतापगढ़ को काठल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठल। तो काठल किसको कहते हैं जी? प्रतापगढ़ को, प्रतापगढ़ को। और इसी प्रतापगढ़ में एक दरगाह है, काका जी की दरगाह, जिसे काठल का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? काठल की ताजमहल, काठल का ताजमहल। और वो है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। याद रखिए काका जी की जो दरगाह है वो प्रतापगढ़ में ही है। कहां है? प्रतापगढ़। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा राजसमंद की ओर से। देखो दिवेर के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा था, तो उस समय दिवेर यानी राजसमंद जिला तो बाद में बना है, बीडीआर के अंतर्गत है 10 अप्रैल 1991 में। तब ये राजसमंद नहीं था, जिला नहीं था, ये क्षेत्र दिवेर कहलाता था। क्या कहलाता था? दिवेर। दिवेर किसको कहते थे जी? दिवेर क्या था? राजसमंद। आज वर्तमान में जो राजसमंद है वो प्राचीन काल में दिवेर कहलाता था। क्या कहलाता था? दिवेर कहलाता था। अब एक बात और आती है, अगर हम बात करें, एक होती है बोराट और एक होता है भूमट। बोराट और भूमट। अगर बोराट और भूमट की बात करें तो उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ से यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, यानी उदयपुर के अंदर ही, जैसे ये उदयपुर है, ये वाला जो क्षेत्र उदयपुर, ये वाला, जैसे ये उदयपुर है और उदयपुर के अंदर जैसे ये इधर तो पड़ता है गोगुंदा और इधर पड़ता है कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ तो आपको पता है राजसमंद में पड़ता है, कुंभलगढ़ है राजसमंद और यहां पर है गोगुंदा। अब कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, वो कहलाता है बुराट। क्या कहलाता है? बुराट कहलाता है। तो देखिएगा अब बुराट के बारे में, तो बुराट किसे कहा गया है, बुराट किसे कहते हैं? देखिए अब बात करते हैं इसी यानी कुंभलगढ़ की, यहां से कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो यहां का जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कह रहे हैं जी? इसे कह रहे हैं बुराट। बुराट, ठीक है ना। अब बुराट जो है वो गोगुंदा, गोगुंदा पड़ता है उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बुराट कहलाता है। क्या कहलाता है? बुराट कहलाता है। अब बुराट के बाद एक नाम और आता है इसी से जुड़ा हुआ, जैसा का ऐसा ही, बोमट। बोमट ये क्या है? बोमट ये अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। बोमट क्या है? अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र। जी अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है। तो बात आती है कि भूमट का विस्तार कहां कहां है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका विस्तार देखते हैं हम। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह पड़ता है डूंगरपुर। अब डूंगरपुर से इधर ये वाला जो क्षेत्र है, ये यानी डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, यहां पर अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पे
दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमट कहते हैं। किसको, यानी डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के अंदर फैला जो अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, भूमट कहते हैं। क्या कहेंगे, भूमट। तो अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह पड़ता है, इसका विस्तार डूंगरपुर, फिर उदयपुर और इसके बाद सिरोही। जी, ये जो क्षेत्र बताया यहां पे इनके अरावली का जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है ये कहलाता है भूमट। अब देखिए, आप कभी उदयपुर गए हो या उदयपुर कभी जाने का प्लान बने, झीलों की नगरी के आपको सैर करनी हो, तो जैसे ही आप उदयपुर जाओगे तो उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, यानी चारों ओर तस्तरी नुमा, जैसे केप होता है, केप नुमा आकृति की दिखाई देती है। उदयपुर बीचों बीच है पहाड़ियों के, और उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, यानी जैसे ये उदयपुर नगर है तो यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, यहां इसके चारों ओर इस प्रकार से पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और ये तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं इसको कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। तो देखिए अब गिरवा किसे कहेंगे, अब गिरवा क्या है जी। अब गिरवा के बारे में अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि गिरवा क्या है। गिरवा जी, जो उदयपुर के अंदर ये वाला, यानी उदयपुर में या उदयपुर के चारों ओर फैली तस्तरी नुमा पहाड़ी या पहाड़ियों को, तस्तरी नुमा पहाड़ियों को ही क्या कहेंगे अपन, गिरवा कहेंगे। क्या कहेंगे, गिरवा कहेंगे। अब देखिए इसके बाद एक नाम आता है देशहरो। क्या आता है जी, देशहरो। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि देशहरो क्या है जी। उदयपुर के अंदर दो पहाड़ियां, एक तो जरगा और एक रांगा, जरगा और रांगा, यानी इस उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जरगा व रांगा पहाड़ी, किधर की बात करें अपन, उदयपुर में, उदयपुर में जरगा व रांगा पहाड़ी के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है, देशहरो। अब देखिए उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको नाम हमने क्या दिया, गिरवा नाम दिया। क्या नाम दिया, गिरवा। पर इसी उदयपुर में कम ऊंचाई की, इस उदयपुर के अंदर कम ऊंचाई की पहाड़ियां, यानी उदयपुर के अंदर, उदयपुर में कम ऊंचाई की पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मगरा। जबकि उदयपुर में चारों तस्तरी नुमा फैली पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिरवा। अब इसके बाद अगर हम इसी उदयपुर के थोड़ा सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उसको भक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी सिरोही में उबड़े खब्बड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सिरोही में फैली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहेंगे जी, भक्कर कहेंगे। क्या नाम देंगे, भक्कर। क्या कहेंगे अपन, भक्कर कहेंगे। अब देखिए, अब आपने राजसमंद को भी पढ़ा, आपने नागौर की बात भी देखो इतिहास में पढ़ी होगी कि इसी नागौर का प्राचीन नाम जो था वो अहिछत्तरपुर था, अहिछत्तरपुर। और एक नाम इतिहास में आपने गुज्जर प्रतिहार में गुजरात्रा नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गुजराता। अब गुजरात्रा के अंतर्गत जो मारवाड़ रियासत है, कौन सी रियासत है, मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था,
गुर्जरात्रा कहलाता है। अब बात क्या आएगी, मारवाड़। जी, आज वर्तमान में इसी मारवाड़ को जोधपुर भी कहा जाता है। मारवाड़ को ही क्या कहते हैं, जोधपुर। पर अगर हम मारवाड़ रियासत की बात करें, किसकी, इस मारवाड़ के अंतर्गत, अगर मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ क्षेत्र, तो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, ये बात ध्यान रखिए। तो एक तो इसमें आएगा जोधपुर, एक बीकानेर, एक इसमें नागौर, पाली, जालोर और बाड़मेर। यानी जोधपुर, यानी ये वाला जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, बीकानेर, ये यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, देखिएगा इस पूरे क्षेत्र की, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है मारवाड़ था, ये वाला पूरा का पूरा। और मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र था। तो मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो इसी से, इसमें जो सम्मिलित जिले थे, आज वर्तमान में अगर जिलों की बात करें तो उस समय ये जो क्षेत्र था, आज वहां पे पाली है, जोधपुर है, बीकानेर है, जालोर है, नागौर है, बाड़मेर है, ये पूरा का पूरा मारवाड़ हुआ करता था। और आप अच्छे से जानते हैं कि मारवाड़ रियासत से ही एक तो बीकानेर रियासत अलग हुई और एक किशनगढ़ अजमेर की रियासत भी अलग हुई थी। ओके, याद रहेगी। अब अगर हम जालोर की बात कर लें, देखो इसी जालोर को आप अच्छे से जानते हैं कि जालोर को जबालीपुर या जलालाबाद कहा जाता है, और इस चित्तौड़ को प्राचीन काल में खिजराबाद भी कहा गया है। इसको क्या कहेंगे अपन, खिजराबाद। आपने पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद कर दिया था, और जालोर युद्ध के बाद, जालोर को जीतने के बाद उन्होंने उसका नाम जलालाबाद कर दिया था। अगर हम बात उदयपुर की करें, आहड़ क्षेत्र की, उदयपुर के अंदर एक क्षेत्र है आहड़, आहड़ क्षेत्र, और आहड़ क्षेत्र को प्राचीन काल में तमरवती नाम से जाना जाता था। यानी इस उदयपुर के अंदर क्या पड़ता है, आहड़ पड़ता है। आहड़ कहां पड़ता है, उदयपुर में, और आहड़ में ही महासतियां हैं। और आहड़ की बात करें, आहड़ सभ्यता भी यही हुई है। प्राचीन काल में आहड़ को तमरवती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तमरवती। यानी इस आहड़ को ही प्राचीन काल में तमरवती के नाम से जाना जाता था। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता तो सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद भी कर दिया था। यानी सिवाना को क्या कहा जाता है, सिवाना, जी सिवाना को कहा जाता है खेराबाद। और ये खेराबाद नाम किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात इतिहास के अंदर हमने पढ़ा था साकम्बरी, आप अच्छे से जानते हैं साकम्बरी जो संबर वाला जो क्षेत्र था, संबर जयपुर, यानी यहां पर पड़ता है संबर जयपुर, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता था साकम्बरी। साकम्बरी मतलब संबर, ठीक है ना। और यहीं पर इसमें इसी जगह साकम्बरी माता का मंदिर है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। ओके, अगर बात हम राजसमंद में और कर लें तो राजसमंद में एक पड़ता है नाथ सिहाड़ गांव, और सिहाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद में है। सिहाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद। अब इसमें दो बातें विवादित आएंगी, एक तो है चांदन क्षेत्र। चांदन जो था श्री महावीर जी करौली, यानी ये जो करौली है, करौली के अंदर चांदन क्षेत्र के अंदर ही क्या पड़ता है, श्री महावीर जी। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है, तो श्री महावीर जी का मंदिर करौली में है, और इसी श्री महावीर जी को प्राचीन काल में चांदन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चांदन, जो कहां पड़ता है, करौली में पड़ता है। परंतु इसी चांदन नाम से एक बात और आती है जैसलमेर से, तो जैसलमेर के अंदर एक कुआं भी है जिसका नाम चांदन नलकूप है। क्या नाम है, चांदन नलकूप, या चांदन नलकूप की बात करें जी, चांदन नलकूप, जी चांदन नलकूप जैसलमेर में है। कहां है, जैसलमेर में। कहां है, चांदन नलकूप जैसलमेर में है।
जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। इसके बाद आपने देखो दुलेव जी का मंदिर सुना है, दुलेव जी यानी केसरिया जी का मंदिर, वो कहां पड़ता है? उदयपुर। कहां? उदयपुर। तो दुलेव के बारे में भी काफी बार पूछा गया है कि दुलेव कहां पड़ता है? जी केसरिया जी, केसरिया जी। तो कई बार तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि केसरिया जी का मंदिर कहां है? तो दुलेव उदयपुर में है। एक बात आपने पढ़ा होगा सावलिया जी का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, किस? मंडफिया। और मंडफिया को ही आजकल क्या कहते हैं? सांवलिया जी। और सांवलिया जी का मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और आपने एक बात पढ़ी होगी, देखो पीछे हमने इतिहास में चर्चा की थी, कैलाशपुरी एकलिंग जी का मंदिर नागदा उदयपुर में। इसी के अंदर क्या है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और वो कहां पर है? कैलाशपुरी नागदा, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा इस क्षेत्र की। देखो जो झालरापाटन झालावाड़ है, इस झालरापाटन झालावाड़ को प्राचीन नाम दिया जाता था ब्रिजनगर, ब्रिजनगर। यानी ब्रिजनगर जो नाम होता था वो झालरापाटन का था। और झालरापाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। कहां पड़ता है? झालावाड़ में। आपने ऐसा भी पढ़ा है कि जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर हुआ करता था। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। अब देखें इसके बाद अगर हम जोधपुर की बात करें तो एक नाम आता है उपकेश पाटन, उपकेश पाटन। ये प्राचीन नाम उपकेशन पाटन किसका हुआ करता था? याद रखिए जो वर्तमान में ओसिया है, क्या? ओसिया। ओसिया को ही प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उपकेश पाटन कहा जाता। उपकेश पाटन किसका नाम है? ओसिया का। और ओसिया कहां पड़ता है? जोधपुर में। यानी ये ओसिया कहां है? जी जोधपुर में है। तो उपकेश पाटन प्राचीन नाम किसका था? ओसिया का था। देखिए कई बार इतिहास, देखो प्राचीन नाम में आपने श्रीपंथ नाम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? श्रीपंथ जी, ये नाम पढ़ा आपने श्रीपंथ। और श्रीपंथ नाम जो है वो बयाना का है। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। यानी बयाना को प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था। जबकि भरतपुर, क्रोली और धौलपुर, ये वाला जो तीन जो क्षेत्र थे, यानी भरतपुर, धौलपुर और ये करौली, करौली, ये जो तीन जिलों का जो क्षेत्र था, यानी ये वाला, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र, यानी भरतपुर, धौलपुर, क्रोली, इस पूरे क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भरतपुर, क्रोली और धौलपुर, या भरतपुर, धौलपुर, क्रोली को क्या कहते थे? याद रखिएगा, इसे सूरसेन कहा जाता था। जबकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, क्रोली, अगर मैं इसको सम्मिलित कर लेता हूं तो कहलाता था मत्स्य प्रदेश। क्या कहलाता था? मत्स्य प्रदेश। तो याद रखिएगा मत्स्य प्रदेश। अगर मत्स्य प्रदेश की बात करें तो मत्स्य प्रदेश में A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, क्रोली, धौलपुर, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, क्रोली, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा, ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? मत्स्य प्रदेश। और अगर हम इसमें से अलवर को निकाल दें, अलवर को अलग कर दें, इस अलवर को अगर अलग कर दें तो ये बच जाता है सूरसेन, यानी भरतपुर, धौलपुर, क्रोली, वो क्या होगा? सूरसेन। अगर बात सिर्फ अलवर की करें तो अलवर को कुरुक्षेत्र, क्या? कुरुक्षेत्र या सालव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? सालव क्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र या सालव क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? अलवर जाना जाता था। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, ये वाला अलवर भरतपुर दोनों का,
ये पूरा का पूरा मेवात कहलाता था। तो मेवात में अगर बात करें, मेवात क्षेत्र में सिर्फ अलवर और भरतपुर है। और मत्स्य प्रदेश की बात करें तो ABCD अलवर, भरतपुर, क्रोली, धौलपुर है। अगर अलवर को काट दें और भरतपुर, क्रोली, धौलपुर की बात करें तो ये सूरसेन प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? सूरसेन। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यस, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ा वंश का राज हुआ करता था और इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते थे। क्या कहते थे? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या बाबू को झाला दे या हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग जिसमें हमने पढ़ा था बाबू को झाला दे यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम हाड़ौती क्षेत्र के बाद थोड़ी सी बात इन दो की सम्मिलित कर लें तो याद रखिएगा इस प्रतापगढ़ और झालावाड़, इन दो के बीच, यानी ये प्रतापगढ़ और ये झालावाड़, और प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर एक बोली बोली जाती थी जिसे मालवी बोली बोली जाती थी। अब यहां पे प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर मालवी बोली बोले जाने के कारण इसे मालव प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश में क्या है? एक तो ये वाला इधर का एरिया प्रतापगढ़ और इधर का एरिया झालावाड़, यानी प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? मालव प्रदेश। जबकि मालव प्रदेश के बाद एक नाम और आता है मालखेराड़। मालखेराड़, अगर मालखेराड़ की बात करें तो मालपुरा टोंक में पड़ता है। कहां पड़ता है? मालपुरा टोंक में। तो याद रखिए एक नाम और आता है मालखेराड़। मालखेराड़ क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता था? तो ये जो टोंक है, टोंक के यहां पे पड़ता है मालपुरा। क्या पड़ता है? मालपुरा। और मालपुरा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? मालखेराड़ कहते हैं। मालपुरा, और मालपुरा पड़ता है टोंक में, और मालपुरा क्षेत्र को ही मालखेराड़ क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात एक मालखेराड़ के बाद अगर खेराड़ क्षेत्र की बात करें, ओनली खेराड़, तो यहां पड़ता है जाजपुर। खेराड़ क्षेत्र, अगर खेराड़ क्षेत्र की बात करें तो इस खेराड़ क्षेत्र किसे कहेंगे? तो एक जगह है जहाजपुर, और जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में, और जाजपुर भीलवाड़ा के क्षेत्र को ही खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है, डांग प्रदेश। कौन सा? डांग प्रदेश। अब डांग प्रदेश में देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये यानी सवाई माधोपुर, क्रोली, धौलपुर, ये कहलाता है डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र में कौन कौन से आए जी? एक तो आता है सवाई माधोपुर, दूसरा यहां पे करौली, और तीसरा धौलपुर। यानी इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सवाई माधोपुर, क्रोली और धौलपुर के क्षेत्र को। एक आता है सुजला क्षेत्र। कौन सा? सुजला जी, सुजानगढ़, चूरू और लाडनू, नागौर। यानी यहां पे ये सुजानगढ़ है और यहां पे लाडनू, और यहां पे ले लिया सुजानगढ़, ये वाला जो क्षेत्र, यानी सुजानगढ़, लाडनू व जसवंतगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है सुजला क्षेत्र। तो सुजला क्षेत्र कहां है? सुजला क्षेत्र के अंतर्गत सुजानगढ़, चूरू और लाडनू, नागौर वाला एरिया ही क्या कहलाता है? सुजला क्षेत्र कहलाता है। जबकि आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ से यहां से लेकर के भरतपुर तक, यहां से लेकर हरियाणा आ जाता है। हरियाणा यानी हरियाणा की सीमा लगती है राजस्थान से। हनुमानगढ़ यहां से लेकर यहां तक,
ये पूरी सीमा यहां तक किसकी लगती है? हरियाणा की लगती है। और हरियाणा की सीमा के सटीक जो राजस्थान है उसको हम राठ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? राठ क्षेत्र। क्या कहेंगे? राठ क्षेत्र। यानी हरियाणा के सीमावर्ती जो जिले हैं, यानी राजस्थान के हरियाणा के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो कहलाता है राठ क्षेत्र। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के ये जो प्राचीन नामों के संदर्भ में मैंने आपको पूरा बाई मैप समझाने का प्रयास किया है। शायद आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि संपूर्ण बातें हमने मैप के जरिए कोशिश की है। शायद आपको मैप के संदर्भ में सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी करिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश के साथ।